तो चलिए दोस्तों, आज कंटिन्यू करते हैं। कल जहाँ तक छोड़े थे वहाँ से आगे करते हैं। और 86 नंबर क्वेश्चन हो चुका था, आज हम लोग 87 से शुरू करते हैं। ठीक है। लिखा हुआ है कि दशमलव संख्याओं पर विचार करिए। इसका ऑप्शन नहीं है, खैर कोई बात नहीं है। ये बोला जा रहा है कि कौन पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसमें से कौन कौन परिमेय संख्या है। पूरा क्वेश्चन ये है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन दिख रहा है, कुछ कट गया है। ठीक ना, कट गया है क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो होता है रेशनल नंबर। यहाँ देखिए डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, ये डिजिट बार बार अगर रिपीट कर रहा है यानी रेकरिंग लगेगा, और रेकरिंग वाला जो भी नंबर है उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं। तो जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल, यानी पूरा रियल नंबर दो ही प्रकार के होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। यानी जिसको नंबर लाइन पे हम देख सकते हैं वो सब रेशनल है, और जिसको नंबर लाइन पे देख सकते हैं रियल है। रियल नंबर जितना भी है सबको नंबर लाइन पे देख सकते हैं, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो। जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको सिर्फ रियल नंबर लाइन पे नहीं देख सकते हैं। तो रियल नंबर दो प्रकार के होता है, एक रेशनल होता है और एक इरेशनल होता है। अब पहचान कैसे करेंगे कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है? हम लोग तो सीधा पहचानते हैं, जो रूट में रहता है बाहर नहीं निकलेगा वो इरेशनल है, यानी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर डेसिमल में दे देगा तब पहचान हम लोग किस तरह से करेंगे? तो ध्यान रखना है, अगर एक ही डिजिट को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, कोई खास डिजिट को अगर बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात वो रेशनल होता है। यहाँ देखिए 4 5 को रिपीट कर रहा है, यानी इसको भी हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल है। इसको अगर देखिएगा तो यहाँ पे रिपीट कर रहा है 18 फिर 111 फिर 1118। इसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में कभी लिख ही नहीं सकते हैं, समझे? तो ये जो है नंबर, ये इरेशनल नंबर है। जैसे अगर मैं बोलूँ 2.534 अब ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो जब बार बार ये रिपीट कर रहा है तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। 2 होल ये हो जाएगा 534/999, तो ये तो रेशनल हो गया। लेकिन इसी में अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि 2 पॉइंट, जैसे मान लीजिए 53 है, 4 है, फिर 5334 है, फिर 5334 है, इसको हम कभी भी पी वाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात ये क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई पता है इरेशनल क्यों है? पाई को इरेशनल होने का यही रीजन है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन NTNR होता है। NTNR बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो कभी समाप्त होता है और ना तो वो डिजिट को रिपीट करता है, यानी उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। इसलिए पाई जो है इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है 88 नंबर क्वेश्चन। इसको देखिए, बोल रहा है इसका गुणनखंड बताइए क्या होगा। इसका गुणनखंड अगर निकालना है तो यहाँ लिखा हुआ है AQ -1/AQ, और इसमें अगर कॉमन ले लें हम -2 तो क्या हो जाएगा? A -1/A हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि AQ -BQ का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो AQ -BQ का फॉर्मूला होता है A - B, याद कर लीजिएगा, इंटू A² प्लस AB, अब प्लस होता है B², तो 1/A का स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा, और -2 इंटू A -1/A, तो A माइनस हो जाएगा ये 1/A। ठीक है, आप समझिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। अब ये दोनों टर्म में अगर हम कॉमन देखें कि क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे A -1/A कॉमन आ रहा है, तो अगर इससे निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? ये तो कट जाएगा ना, तो A² उसको लिख लेते हैं 1/A², आई बचेगा +1, और यहाँ क्या बच जाएगा? ये निकाल लेंगे तो -2 बच जाएगा, यानी अंदर में आ जाएगा A² + 1/A² -1। है का वो ऑप्शन? हाँ है, नहीं है। यहाँ A -1/A रहेगा तो ये हो जाता। ठीक है, यहाँ तो है लगता है A ऑप्शन तो ठीक है, A -1/A फिर A² + 1/A² -1।
इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए? दिक्कत होगा तो बोलिएगा, रुक जाएंगे। इसको पढ़िए। एबीसी एक त्रिभुज है ना, जिसमें बोला जा रहा है एंगल सी जो है, यहाँ कॉमा नहीं होगा, एंगल सी जो है 3 एंगल बी के बराबर है। आई ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी है, तो सी का वैल्यू क्या होगा? कभी भी इस तरह से रहे, बराबर रहे, तो आप करिए क्या, ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिए। तो अगर सभी के सभी बराबर है तो कुछ ऐसा आप बराबर में नंबर मानिए, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, जो 1, 3 और 2 तीनों से कट जाए। तो 1, 3, 2 से कटने वाला कोई नंबर सोचिए, तो आप बोलेंगे 6। जब सबके सब बराबर है तो इतना बराबर आप 6 मान लीजिए। अगर इतना बराबर आप 6 मानिएगा, अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए एंगल सी कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, और एंगल ए प्लस बी कितना होगा। तो अगर एंगल सी का वैल्यू 6 के बराबर है तो डायरेक्ट 6 निकल जाएगा। यहाँ 3 एंगल बी बराबर है 6 के, तो एक एंगल बी कितना के बराबर हो जाएगा? बोलिए, 3 दूना 6 यानी 2। और यहाँ अगर 2 एंगल ए प्लस बी के बराबर 6 है तो 2 से काटिएगा तो ए प्लस बी का वैल्यू इससे 3 निकल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी बताइए कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी बताइए कितना होगा, तो ये भी 3 है और सी 6 है, तो 6 और 3 कितना यूनिट हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। पूछा जा रहा है एंगल सी क्या होगा। हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे तीनों एंगल का सम 9 यूनिट बता रहा है। तो 9 यूनिट का वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो 1 यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 यूनिट निकालने के लिए 9 से डिवाइड करेंगे। पूछा जा रहा है एंगल सी कितना होगा, तो एंगल सी कितना है? 6 यूनिट है। तो 9 से 2 बार में यानी 20 छकम 20 7 से 120। कोई दिक्कत? इसको देखिए, पढ़िए। टोनी ने एक वस्तु 5600 रुपया में खरीद कर उसे लागत कीमत के 3/4 दाम पर बेच दिया। लागत कीमत जो भी है उसका 3/4 पर बेच दिया, तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। देखिए, जब बात 3/4 की कर रहा है और प्रतिशत लाभ हानि की बात कर रहा है, तो हमें 5600 से कोई मतलब नहीं है। 3/4 का मतलब आपको जितना में खरीदना है, जो दिल करे आप उतना में खरीदिए, क्योंकि आपको रेशियो करना है वैसे भी। तो 3/4 का मतलब आप क्रय मूल्य जो मानना चाहें वो मान सकते हैं, आप जो बोलिए। कुछ ऐसा मानिए 3/4 का 3/4 होता है, तो सबसे अच्छा रहेगा 4 मान लेते हैं क्रय मूल्य। अगर वो 4 रुपया में खरीदा होगा और 3/4 में बेचा है, तो 4 का 3/4 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 4 का 3 में बेच रहा है, इसको घाटा तो लग ही रहा है। कितने का घाटा लग रहा है? 1 यूनिट का। तो 4 पर 1 घाटा लग रहा है, तो प्रतिशत में हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि हमको ये ना पता चल जाए कि 100 में इसको कितना घाटा लग रहा है। तो 4 में अगर 1 का लॉस हो रहा है तो 100 में कितना होगा? तो 4 में 1 तो 100 में निकाल लीजिए, तो 100 में 25% का। आप उसका यूज करके भी बनाते तब भी यही आंसर आता, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता। तो ये 25% क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस ना हुआ, और यहाँ लाभ मत मार दीजिएगा 25%, इसलिए इसका भी आंसर डी दीजिए। ठीक, आगे देखिए, जितना में खरीदें उससे कम में अगर आप बेच रहे हैं, हम 100 में खरीदे हैं और उसको हम 80 में बेच रहे हैं, तो कभी हमको फ़ायदा होगा? नहीं होगा, तो घाटा हो जाएगा ना। हाँ, इसको पढ़िए। यह है ऊंचाई और दूरी का सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त है। कराए भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई क्या होगा, और √3 का वैल्यू आपको इतना यूज करना है। देखिए, इसका शानदार तरीका है, समझिए। भूमि के एक बिंदु P है, मान लीजिए भूमि है, ठीक। तब भूमि पर हम एक बिंदु P को हम कंसीडर करते हैं। तब भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचा मान लीजिए भवन होगा, तो P से देखा जाता है कि इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। उन्नयन कोण का मतलब आदमी नीचे बैठ के ऊपर देख रहा होगा। एंगल हमेशा आंख पे बनता है। अगर जैसे मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ तो थोड़ा सा झुक के देख रहा हूँ, एंगल हमेशा आंख पे बनता है।
तो नीचे देखने से अवनमन कोण बनता है और ऊपर देखने से उन्नयन कोण बनता है, और दोनों आपस में बराबर होता है, उन्नयन और अवनमन दोनों बराबर होता है। तो ये जो एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? आंख पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हुआ क्या, इसकी ऊंचाई 10 मीटर था। भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड को लहराया गया, यानी भवन के शिखर पर क्या लगा दिया गया? एक झंडा लगा दिया गया। यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो एक झंडा जब लगा दिया गया तो उन्नयन कोण हो गया 45 डिग्री, क्योंकि अब ऊपर आप थोड़ा सा आंख करके देखना पड़ेगा, तो उन्नयन कोण बढ़ गया, और ये बढ़कर कितना डिग्री हो गया? पूरा का पूरा 45 डिग्री हो गया। ऐसा सवाल है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? हाँ, इसकी लंबाई, ये वाला लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। देखिए थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट बताते हैं। ट्रायंगल में कभी भी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो रहेगा, कभी भी। तो ये रेशियो आपको हमेशा याद रखना है, 1√3 और 2 का पहला रेशियो ध्यान में रखना है। दूसरा, कभी 45 और 90 की बात करें तो इसमें रेशियो याद रखना 1 का 1 और √2 का रहेगा। ये कॉमन बात है जो कि पता होना चाहिए, ये दो बात, ठीक है। अगर आप यहाँ गौर से देखिएगा तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 60 होना चाहिए, सही है ना? तो अगर 30 के सामने 10 है तो 60 के सामने √3 से गुना हो जाएगा। अगर भूल गए हैं, मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए 30 के सामने अगर x होगा तो 60 के सामने मेरा √3x होगा। तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो x का वैल्यू 10 है तो √3x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10√3 आ जाएगा। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में कंसीडर करते हैं। इसमें बड़े वाले में देखिए पूरा बड़ा वाला में एंगल कितना है? 45 डिग्री है, और ये कितना है? तो ये एंगल कितना होगा? थोड़ा देर के लिए आप सबको भूल जाइए। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल हमको बराबर दिख रहा है, तो दो एंगल बराबर है तो उसके सामने वाला भुजा यानी साइड भी बराबर होगा। तो ये 45 के सामने अगर 10√3 है तो ये 45 के सामने भी तो पूरा 10√3 चाहिए ना, लेकिन ये पूरा 10√3 होगा, जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 10 हो चुका है। तो ये वाला लेंथ कितना होगा जी बताइए? तो आप बोलेंगे 10√3 में 10 घटा दीजिए, क्योंकि 10√3 में 10 घटा दीजिएगा, तो यहाँ से आप 10 कॉमन ले लीजिएगा तो √3 - 1। √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो 0.732 में 10 से गुना करिएगा तो 7.32, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दो रेशियो आपको ध्यान में रखना है, और भी इसका ट्रिक होता है भी, लेकिन आपको अभी फिलहाल यही समझना है। आगे देखिए, इसको कभी भी ऐसा फिगर दिख जाए, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह से दिख जाए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला जाए, तो आपसे बोलिए कि ये क्या होगा? तो ये सिमिलर होता है, ये ट्रायंगल समरूप होगा, ये इसके समरूप होगा, फिर बड़का ही छोटका के समरूप होता है, ये बड़का फिर ही छोटका के समरूप होता है। तो इसमें समरूपता का ज्ञान होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि दिए गए चित्र के लिए कौन सा कथन सत्य है जहां एडी समकोण त्रिभुज एबीसी के कर्ण पर डाला गया लंब है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको समझिए कि समरूप होने के लिए दो क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। अगर दो त्रिभुज के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है, ठीक है, तो वो समरूप होगा। और साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर सिर्फ कोण भी बराबर है ना, तो भुजा अपने आप समानुपाती हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। अगर पहली बात तो ये सर्वांगसम होगा नहीं, समरूप पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो समरूपता के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको चेक करने की बात है और इसको चेक करने की बात है, ये दोनों को चेक करके देखना है कि कौन सही है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बड़े वाले ट्रायंगल में पूरा 90 डिग्री है, ठीक है, थोड़ा देरी के लिए हम इसको x मान लेते हैं, ये एंगल को, तो बता सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा? 90 - x हो जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल में अगर आइएगा तो ये 90 है, 90 - x है, तो ये वाला एंगल x होना चाहिए, तभी तो जोड़ेंगे तो 180 होगा। फिर आप इस ट्रायंगल में जब आइएगा तो ये पूरा 90 है, x है, तो ये 90 - x होगा। इतना जब लिख लीजिएगा ना, तो कोई भी त्रिभुज को किसी के साथ भी समरूप करेगा तो तुरंत आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक। अब जैसे मुझे चेक करना है ABD समरूप होगा CAD, ये चेक करना है सही लिखा है कि गलत। तो अगर ABD समरूप करना है CAD के साथ, क्या ये सही है? तो देखिए ABD कौन है? ABD देखिए ये ट्रायंगल में है, और CAD नीचे वाला, दोनों को चेक करिए क्या ये लिखा है जो सही लिखा है।
तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखा है, जैसे a बराबर क्या c हो रहा है, तो इसमें a पर x बन रहा है और इसमें c पर भी x बन रहा है, ये सही है। b बराबर क्या a हो सकता है, तो इसमें b पर 90 माइनस एक्स बन रहा है, इसमें b पर 90 माइनस एक्स बन रहा है। क्या d बराबर d हो सकता है, बिल्कुल, इसमें d पर 90, इसमें d पर 90, यानी ये बिल्कुल सही है। इसको फिर चेक करिए तीसरा को, ADB, क्या ये सही लिख सकता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। CAB लिखा है ना, CAB बोले तो बड़ा वाला और ADB बोले तो इसको से चेक करना है पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल को। तो चेक करके देखिए, A पर बन रहा है कितना डिग्री, x, और बड़ा वाला में देखिए तो C पर कितना बन रहा है, x, बिल्कुल सही लिखा है। D पर बन रहा है 90, अब बड़ा वाला में देखिए A पर बन रहा है 90, बिल्कुल सही लिखा है। अब B बराबर B होगा, छोटा वाला में 90 माइनस एक्स, अब बड़ा वाला में B कितना है, बड़ा वाला में 90 माइनस एक्स, और छोटा वाला में, छोटा वाला क्या, ADB, ये तो कॉमन है ना, ये तो दोनों में कॉमन है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो 1 और 3 दोनों सही है, तो 1 और 3 दोनों सही है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका तरीका इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सिंपल तरीका उपाय बता देते हैं, सीख लीजिए। ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो ABC होगा वो छोटा वाला के साथ सिमिलर होगा, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, कोई भी छोटा को ले लीजिए, अगर ऊपर आइएगा तो सबसे पहले 90 डिग्री देखिए, तो 90 डिग्री D पर इसमें बन रहा है, तो पहले A 90 वाला लिखे हैं ना, तो यहाँ भी 90 वाला को पहले लिखना होगा, उसके बाद में वो कॉमन आ रहा होगा, तो B दोनों में कॉमन आ रहा है, तो B बीच में लिख दीजिए, वो बच गया उसको लिख दीजिए, तो DB हो ही गया तो बच गया ये, ठीक। फिर ये ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा नीचे वाला क्या वैसा ही, तो A पर 90 या नीचे वाला में किस पर 90, तो D पर 90, एगो तो कॉमन में चला जाएगा, C दोनों में कॉमन चला जाएगा, तो C बराबर C है, बच गया कौन, A, तो ये DAC हो जाएगा। अब इस तरह से आप चेक करके आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं ये बहुत तरह से पूछ देता है, कन्फ्यूजा देता है, गलत करा देता है, तो ये दोनों तरीका से सीखना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ABD सिमिलर होगा CAD का, अगर आप इसको ABD पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना पड़ेगा CAD, तो बिल्कुल सही लिखा है। क्या ADB और CAB सिमिलर होगा, अगर हम ADB पढ़ रहे हैं तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, CAB पढ़ेंगे, बिल्कुल CAB सही लिखा है। CAB BAC में बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो ये समझने वाला ज्योमेट्री था, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़िए, अलजेब्रा है। करा इतना हो तब इतना का वैल्यू कितना होगा, एक फार्मूला आपको ध्यान में होगा, A प्लस B प्लस C 0, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है, 3ABC, तो ये 3ABC को इधर लगा रहा है तो डायरेक्ट आंसर 0 मार के आप निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे हुआ थोड़ा सा सीख सकते हैं। जैसे x की पावर 1/3 है और y की पावर 1/3 है, और इधर आ जाएगा माइनस z की पावर 1/3, इतना बराबर 0 आएगा। आप इसको A समझ लीजिए, इसको B समझ लीजिए, इसको C समझ लीजिए। अगर A प्लस B प्लस C 0 है, C का वैल्यू इतना रख लीजिए, ठीक है। अगर A प्लस B प्लस C 0 है तो मुझे पता है एक फार्मूला कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है, 3ABC। तो जब आप A क्यूब करने जाइएगा, जब आप A क्यूब करिएगा तो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ जब B क्यूब करिएगा तो यहाँ y हो जाएगा, और जब C क्यूब करिएगा तो यहाँ माइनस z हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1/3 है, आप 3 पावर लगा रहे हैं तो 3 3 कट जाएगा। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC, तो बराबर 3ABC, तो 3 A के जगह कितना लिखिएगा, x की पावर 1/3, और B के जगह y की पावर 1/3, और C के जगह माइनस z की पावर 1/3, ये वाली बात होगा। आगे में माइनस लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो मेरा है ये जो पूछ रहा है इसका होल क्यूब करके पूछ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसका होल क्यूब कर सकते हैं, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। तो अगर दोनों साइड आप क्यूब करिएगा, या A प्लस B प्लस C फिर से 0, तो यहाँ से आप एक फार्मूला लगा सकते हैं, या x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू वहाँ रख दीजिए, सबसे अच्छा, ठीक। x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू जब यहाँ रख दीजिएगा तो इसका क्यूब करिएगा तो हो जाएगा 27, बोलिए, माइनस में हो जाएगा, और ये सब का क्यूब करिएगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा 27x वाई जेड, ये कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस में रहिएगा तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 0 होगा, दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता है, इसमें 0 होता है इसलिए पूछता है। तो कभी कभी क्या करेगा, इसको राइट साइड भेज के आपसे पूछ देगा, तो राइट साइड भेज के पूछेगा
तो यहाँ 27 वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़िए। बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी समान चाल का 3/4 भाग से चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले वो चल रहा था 4 के स्पीड से, अब नई चाल ले रहा है 3 के स्पीड से। चाल को कम कर रहा है। चाल को कम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा करने से 25 मिनट देर से ऑफिस पहुंचता है। तो उसके ऑफिस पहुंचने का सही समय बताइए क्या है? देखिए, चाल की अगर मैं बात करूं तब पहले जो चाल है ओरिजिनल में, ये ओरिजिनल और इधर लिखेंगे न्यू। तो ओरिजिनल चाल अगर 4 रहा होगा तो न्यू चाल 3 रहा होगा। तो समय चाल का उल्टा कब होता है? जब दूरी सेम होता है। तो दूरी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, तो समय इसका उल्टा हो जाएगा 3 और 4। ऐसा करने से बोलता है कि 25 मिनट लेट हो जाता है। और यहाँ देखिए, पहले वो 3 मिनट में पहुँचता था तो अब 4 मिनट में पहुँच रहा है, 1 मिनट का लेट। पूछा जा रहा है कि उसके ऑफिस पहुँचने का समान समय क्या है? तो समान समय यानी कैसे गुना? 3 से 75 हो जाएगा। तो इसमें भी आपको डी हो जाएगा। लेकिन कभी भी आपसे पूछ देगा दूरी क्या होगा तो फिर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसको भी समझिए, क्योंकि ये भी रेशियो में है, ये भी रेशियो में है। तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसी का कोई पार्ट निकलेगा। ये नहीं कि तुलना यहाँ से किया, पूछ रहा है चाल क्या होगा तो 4 से गुना करके आंसर कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। ये तब करते जब ऊपर वाला फिक्स होता, समझ रहे हैं ना? ऊपर वाला फिक्स होगा तब हम नीचे से कंपेयर करके ऊपर से गुना कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर फिक्स नहीं है, ऊपर भी रेशियो है नीचे भी रेशियो है, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि जिससे तुलना करेंगे उसी वाला कोई एक हिस्सा निकलेगा। जैसे ही हम दूसरा जगह छलांग लगाएंगे वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ये देखिए, ये क्या जरूरी था देना? ये रिमाइंडर थ्योरम का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पावर ओवर पावर रहता है। ऐसे अगर यहाँ ब्रैकेट लगा देता ना तो फिर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, तरीका है इसका बनाने का। करा 11 की पावर 12 फिर 12 की पावर 13। ये ब्रैकेट नहीं है कि इसका मतलब हो जाएगा 12 गुना 13 156 पावर, नहीं। 12 गुना 12 गुना 12 13 बार लिखिए। उतना पावर को अगर आप 9 से भाग दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो इसका तरीका है, साइक्लिसिटी पढ़े होंगे टूसेंट निकालने के लिए। ये साइक्लिसिटी क्या होता है थोड़ा सा समझिए। हर एक नंबर का एक अपना साइक्लिसिटी होता है, साइकिल होता है रिमाइंडर का। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर को अगर हम 10 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा ना कि एक निश्चित क्रम के बाद क्या होगा, वो अपना रिमाइंडर को रिपीट करना चालू कर देता है। तो ये मुझे पता करना होता है कि कितना मतलब प्रोसेस के बाद वो अपना रिमाइंडर को रिपीट करेगा। तो ये बताता है साइक्लिसिटी से, और जिसे हम लोग टूसेंट बोलते हैं। तो अगर मुझे 12 की पावर 13 है और 12 की पावर 13 करना मुश्किल भी है, 12 गुना 12 गुना 12 13 बार करना है, तो यहाँ 12 का क्या करना पड़ेगा, मुझे साइक्लिसिटी चेक करना पड़ेगा कि ये डिजिट को मतलब कितना डिजिट के बाद ये रिपीट करेगा। मतलब आप भाग देते जा रहे हैं, भाग देते जा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि फिर से वो रिमाइंडर चालू कर दिया, तो ये मुझे चेक करना पड़ता है। तो इसका तरीका होता है, जिसे 12 का टूसेंट निकालना है तब 12 गुना 12 का फैक्टर करना होता है। 12 को तोड़िए, 2 की पावर 2 गुना 3, और बेस को लिखना होता है, जिसे बेस में 2 है तो इसको आपको लिखना होता है 1 माइनस 1/2, और यहाँ बेस में 3 है तो यहाँ लिखना होता है 1 माइनस 1/3। ये इसका टूसेंट निकालने का तरीका होता है। ठीक है, कि कितना प्रोसेस के बाद अपना रिमाइंडर रिपीट करेगा। तो आप अगर इसको चेक करिएगा तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 2/3। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4, यानी 4 पावर के बाद ये रिपीट करना चालू कर देगा। अब जब हमको पता चल गया कि 4 पावर के बाद रिमाइंडर वही आना है, तो अगर गलती से वो लिख देगा 413 पावर, तो हम 412 पावर को निकाल देंगे। क्या जरूरी है 412 को लिखना, क्योंकि हर एक 4 पावर के बाद तो वही वाली बात कर देगा चालू। तो अगर पावर 13 है तो हर एक 4 पावर के बाद रिपीट करेगा 4 पावर 4 पावर 4 पावर, यानी 12 पावर हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 पावर हटा देंगे तो कितना बचेगा? 1, बस हो गया 12, यानी अब 11 की पावर केवल 12 है। अब ये भी मुश्किल हो रहा है, 12 की पावर 1 ना हो गया, क्योंकि 13 पावर अगर जानते हैं यहाँ 23 भी रहता, 23 रहता तो 20 पावर तक तो रिपीट कर रहा था, तो यहाँ सिर्फ 3 लिखते बस। साइक्लिसिटी ये तो बताता है ना। हाँ, इसका टूसेंट 4 आया इसलिए हर एक नंबर का अलग अलग टूसेंट होता है। जैसे अगर कोई दूसरे नंबर का हम टूसेंट पूछे 13 का टूसेंट क्या होगा, तो 13 का टूसेंट हो जाता है 12।
तो वो क्या करेगा, कोई नंबर में अगर आप 13 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, भाग देते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा कि 12 बार के बाद क्या होगा, फिर से वो रिमाइंडर शुरू से लाना चालू कर देगा जो स्टार्टिंग से लाया था। समझे, इसका ये होता है तरीका। तो मुझे पता चल गया कि इसका 204 आना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक 4 के बाद रिपीट करेगा, तो 4 4 4 के मल्टीपल में जितना हट सकता है उसको मैंने हटा लिया, तो 4 तिया 12 हटा लिया, तो बचा कितना, 1। अब 12 11 की पावर 12 में भी थोड़ा मुश्किल है, तो फिर से हम 12 का 2% निकाल लेंगे, ये भी पता कर लेते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 11 की पावर 12 है, अब इसको मुझे कितना से भाग देना है, 9 से। तो यहाँ जब आप 9 से भाग दीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा कितना, 2, फिर 2 की पावर 12 आएगा, फिर इसको 9 से डिवाइड करिएगा। फिर आप लोग क्या करिएगा, 12 को लिखिएगा 2 की पावर 3, आप पर पावर लगा दीजिएगा 4। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ये 2 कैसे आया, 11 को 9 से भाग दिया तो 2 बचा, तो 2 की पावर 12, फिर 2 की पावर 12 को अलग प्रोसेस कर रहे हैं, तब फिर 2 की पावर 12, तब मैंने क्या सोचा कि 2 की पावर 3 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8, और जैसे ही इसको आप डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा -1, -1 आ गया, -1 की पावर 4 +1, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। पल्स ना आएगा, -1 की पावर 4 यानी प्लस। ठीक है, इस टाइप के ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, कभी कभी कोई सेट में दे दिया जाता है, जिसे हम लोग कंपटीशन वाला बताते हैं रिमाइंडर थ्योरम, तो उसमें ज़्यादा यूज होता है, एसएससी सीजीएल वगैरह में सब ज़्यादा पूछता है। ठीक है, अब देखिए आगे, इसको पढ़िए। ये बोल रहा है कि 1 cm व्यास वाली 8 cm लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींच दिया जाता है, तार की मोटाई लगभग क्या होगा। देखिए, पहले एक तार था, एक वायर था, ठीक है, अभी जो वायर था तो 1 cm व्यास बता रहा है। कभी भी व्यास और लंबाई की बात करें तो समझ जाएगा वो सिलेंडर की बात कर रहा है, बेलन की बात कर रहा है। तो 1 cm व्यास है तो इसका रेडियस कितना रहा होगा, 1/2 cm रहा होगा रेडियस। ठीक है, 8 cm लंबी है, यानी इसकी जो हाइट है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 8 cm। ये पूरा भरा हुआ है, इन्हें की खाली है, वायर है तो पूरा भरा हुआ है इस तरह से। ठीक है, वायर है, इसमें पूरा मटेरियल है। अब ये कहता है 18 मीटर लंबे एक तार में इसको खींच दिया गया, मैंने बड़ा करके, इसको पूरा बड़ा करके इसी को खींच करके 18 cm लंबा तार बना दिया जाता है, 18 मीटर का, बहुत दूर तक चला जाएगा। तब बहुत दूर तक चला जाएगा तो इसका जो मोटाई है वो कम जाएगा, यानी आधा cm से तो बहुत कम जाएगा ना। तो वही पूछ रहा है कि ऐसा कर दिया जाएगा तो तार की मोटाई लगभग क्या होगा। मोटाई बोले तो हाँ, तो चौड़ाई मतलब क्या निकालिएगा, अगर चौड़ाई बोल रहा है तो चौड़ाई का मतलब ये पूरा जो है ना, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये चौड़ाई, अगर ये चौड़ाई पूरा देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक ये व्यास है ना, डायमीटर, आपसे डायमीटर पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है। तो इसी को खींच के बनाया जाए, पिघला के बनाया जाए, कोई नया तरीका में बनाया जाए, कभी भी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा तो उसका वॉल्यूम बराबर होता है, आयतन बराबर होता है। तो दोनों बेलन है और बेलन का आयतन लगा दीजिए, क्या होता है बताइए। बहुत अच्छा, बेलन का आयतन होता है πr²। तब πr², तो r² करिएगा तो 1/2 का स्क्वायर, 1/4, पॉइंट पे ज़्यादा नहीं लाना चाहिए, और h यानी 8, और भी हो जाएगा πr²h, उसका r तो मुझे पता ही नहीं है, और h 18 मीटर है, लेकिन इधर सेंटीमीटर में है तो उधर भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो 18 मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 2 0, 4 दूना 8 लगा दीजिए, पाई से पाई तो वैसे भी कट जाएगा, 2 से कई बार में, तो r² का वैल्यू यहाँ से बोला नहीं 1/30 होगा ना। देखिए 1/900 बराबर ना r² आ रहा है, तो r का वैल्यू यहाँ से 1/30 आ जाएगा। ये क्या चीज में आया, लेकिन मेरा ऑप्शन क्या चीज में है, मिलीमीटर में, तो 10 से गुना कर दीजिए। तो 10 से जब गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/3, 1/3 का मतलब 0.666 ऐसे रहेगा, तो ये आपको मारना है 0.67 मिलीमीटर। तो कभी भी इस तरह से बोलेगा कि उसको खींच करके लंबा बनाया जाता है तो आपको आयतन को आयतन के साथ क्या कर देना है, बराबर कर देना। ठीक है, क्या बोले, अच्छा हाँ, मोटाई ना पूछ रहा था, गलत हो गया, नहीं, डायमीटर डबल हो जाएगा, 1/3 तो लेकिन करिएगा तो वही आएगा गलती से वही टिक हो गया, क्योंकि हमसे मोटाई पूछ रहा था, मतलब डायमीटर पूछ रहा है ना, तो d निकालना है, 2 गुना त्रिज्या,
2 गुना त्रिज्या, तो 2/3 करिएगा तो 0.0666 ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़िए। बोला जा रहा है कि बिंदु इतना से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन में कुछ एरर है। आप करिए क्या, इसको 1.5 कर दीजिए, है ना, और यहाँ माइनस लगा दीजिए, -1.5, 3 और 6, -2 और r -3, 4। इससे बनने वाले, यानी आपको 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट दे देगा और उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको फार्मूला नहीं लगाना, इसका फार्मूला बहुत लंबा है, मैं आपको दूसरा टेक्निक बता देता हूँ, उससे आप कर लेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे आप लिख रहे हैं अगर इसका कोऑर्डिनेट, तो यहाँ है -1.5 और नीचे लिखिएगा 3, ठीक है, फिर लिखिएगा 6। फार्मूला को ही लिखने का एक अलग तरीका है, और ये हो जाएगा -3, 4। और जिससे आपने लिखना चालू किया है, आप लिखना किसी से भी चालू कर सकते हैं, आप चाहें तो सेकेंड वाला से लिखना चालू करिए। तो यहाँ देखना है कि जिससे हम लिखना चालू करें उसको एक बार और लिखना है, यानी फिर से लिख देना है -1.5 और नीचे 3। बस इतना लिखने के बाद इसमें एरिया निकालने का बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ। कभी भी एरिया आपसे ट्रायंगल पूछ ले तो 1/2 यहाँ मोड लगा दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते जाइए, ऐसे ऐसे करते जाइए, ठीक ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे आपको करते जाना, ऐसे 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 ऐसे। तो करिए मल्टीप्लाई, तो 1.5 दूना कितना आ जाएगा, 3 प्लस 6 चौका 24 और यहाँ से 3 तिया 9 जो कि माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और बीच में लगा लीजिएगा माइनस। फिर नीचे से उसाही कर लीजिए, तो नीचे से हो जाएगा 6 18। जब प्रैक्टिस होगा तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लीजिएगा। और प्लस 6 और 4 डौड़े 6 यानी -6। मोड लगा देना है, मोड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एरिया माइनस में नहीं होता है। तो 24 3 27, 27 में से हो गया 18 और ये भी आ जाएगा 18, 18 में 18 आ जाएगा 0, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुधार लेना, 1.5 होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। हाँ अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये सब अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। ये सब देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कल जो बना था उसको भी अपलोड आज कर दिया जाएगा। हाँ ये माइनस ना, ये माइनस हमेशा आपको लगाना है और बीच में प्लस लगाते रहना। कैलकुलेशन से माइनस, ये सब तो कैलकुलेशन है, लेकिन बीच में आपको माइनस लगाना है, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा एक बार फिर से, इसको ये तो रहेगा ही, है ना, यूट्यूब पर ही रहेगा ही। देखिए इसको, इसको पढ़िए। एक ठेकेदार ने किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया कि चले भाई हम 9 दिन में काम आपको कर देंगे। उसने कुछ मजदूर शुरुआत में लगाया, परंतु उसने देखा क्या कि 6 मजदूर पहले ही दिन से एब्सेंट रहा, है ना। शेष मजदूर 15 दिन में कार्य को कर पाया। ये ज़्यादा टाइम क्यों लगा, ये तो हो जाता 90 दिन में, लेकिन 15 दिन में इसलिए हो क्योंकि स्टार्टिंग से कितना लोग, 6 लोग एब्सेंट रहे, तब तो लोग कम बचेंगे ना, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसने कुल कितना मजदूर नियुक्त किए थे स्टार्टिंग में, तो आप ऐसा मानकर चलिए कि शुरुआत में वो एक एम आदमी लगाया होगा, ठीक ना। और ये एम आदमी अगर लगावेगा तो 9 दिन में कर देगा, लेकिन इसमें आदमी भागा होगा नहीं है। अगर एक एम आदमी काम करता तो 9 दिन में पूरा कंप्लीट काम हो जाता, लेकिन कंडीशन बदल गया बाद में। वो क्या हो गया कि 6 मजदूर पहले ही दिन से एब्सेंट रहे, यानी काम जब शुरू हुआ तो M-6वें आदमी से काम शुरू हुआ। इसकी वजह से काम 9 दिन में न हो करके अब वो काम हो रहा है कितना दिन में, 15 दिन में। इधर भी कंप्लीट वर्क उधर भी कंप्लीट वर्क, बराबर हो जाएगा। काटिए 3 बार में 3 से और 3 से 5 बार में।
3m 5m घट के आ जाएगा 2m, 6 पचे 30, वो माइनस माइनस कट गया, यानी शुरुआत में कितना आदमी लगाया होगा, 15 आदमी लगाया होगा, यानी शुरुआत की बात करें तो 15 आदमी लगाया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। एक बार रिव्यू करके इसको देख लीजिएगा ना तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए, करा आवर्ती दशमलव, इतना को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे? ये 2 7 रिपीट कर रहा है, मतलब रेकरिंग है, और रेकरिंग वाला आसान है, इतना बटा 99 कर दीजिए, तो 9 से 3 बार में और 9 से 11 बार में, यानी 3 बटा 11। तो रेकरिंग वाला में कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर रेकरिंग का सवाल आपसे पूछेगा, जैसे 3 2 है, तो अगर इसी पर रेकरिंग रहे तब क्या करिएगा, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 32, और जिस पर नए रेकरिंग रहेगा उसको घटा दीजिएगा, और रेकरिंग है उसके बदले 9 लिखिए, और जिस पर नए रेकरिंग है जितना डिजिट पर उतना 0 लिखिए। इसका ये होता है तरीका। अगर कैलकुलेट में आपसे ऐसे पूछ ले, इस पर रेकरिंग दे, इस पर नए रेकरिंग दे, तो आप क्या करेंगे, 12 से 34, जिस पर नए रेकरिंग है तो उसको माइनस कर दीजिए, और 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 को 9, और 2 डिजिट पे नए है तो 0, और गलती से मान लीजिए इधर भी लगा दिया 20, तो इसका कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, इसको आपको इधर लिख देना है होल में, यानी 20 होल इतना भाई इतना। यानी रेकरिंग पॉइंट के बाद होता है, कभी भी पॉइंट के पहले कोई डिजिट पे रेकरिंग दिख जाए तो उसका मतलब होता है वो डिजिट माइनस में है। जैसे कई बार ऐसा हो जाएगा कि आपको कह देगा 2 पर रेकरिंग 0.3, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि पॉइंट के पहले ये डिजिट बार बार रिपीट करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा कि अगर इस पर रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब ये डिजिट माइनस में है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए। बोला जा रहा है कि समीकरण जिसके मूल इतना है तो वो कौन सा समीकरण होगा। तो आपको द्विघात समीकरण निकालने का तरीका पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस, बोलिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योग। तो जब आप मूल को जोड़िएगा तो यहाँ पे आप जब से जोड़िएगा तो ई से ही कट जाएगा, 4 4 8, अब बटा 2 हो जाएगा। तब मूलों का योग यहाँ से निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4। तब मूलों का योग हो गया 4। फिर मूलों का गुणनफल करिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 में 7 गया 9, अब बटा कितना हो जाएगा, नहीं नहीं गुना कर रहे हैं ना, तो 9 बटा 4 बराबर 0। 4 से गुना कर दीजिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 बराबर 0। कौन ऑप्शन, सी ऑप्शन ना, बड़ी खतरनाक से ऑप्शन लिखता है ना, माइनस प्लस नहीं देखेगा तो गलती करा देगा, फिर बन लो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, बोला जा रहा है कि 36 एम लंबाई के तार को एक अर्धवृत्त की आकृति में मोड़ा गया है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बताइए क्या होगा। देखिए 36 सीएम लंबाई का मान लीजिए वायर है, और इसको आपने क्या किया, अर्धवृत्त में अगर मोड़ दिया, तो यही वाला वायर नहीं मोड़ा करके यहाँ भी मोड़ाया, ये भी मोड़ाया, यानी जो 36 सीएम होगा इसके परिमिति के बराबर होगा। परिमिति परिमाप, अगर परिधि बोलेंगे तो सिर्फ ये होगा, अब परिमिति बोल रहे हैं मतलब पूरा को देखना है, पूरा बाउंड्री, तो पूरा बाउंड्री को जोड़िए, तो इसका लेंथ तो पाई आर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला हो जाएगा 2r, तब पूरा मिलके कितना हो जाएगा, पाई कॉमन अगर ले लीजिएगा, नहीं नहीं पाई नहीं, आर कॉमन लीजिएगा ना, आर कॉमन इसमें ले लीजिएगा, तो आर जैसे ही आप कॉमन ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए, हाँ पाई प्लस 2, पाई की जगह 22 बटा 7 प्लस 2, तो 7 दूना 14 और 22 कितना होता है, तो 36 बटा 7 बराबर 36, तो 36 से 36 कट जाएगा, यानी आर बराबर 7। पूछा जा रहा है त्रिज्या क्या होगा, तो 7 से, ठीक ना। चलिए इसको देखिए, दस की पावर n माइनस 1 सदैव 11 से पूर्णतः विभक्त होगा, जबकि n एक सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, ये सब बात करेगा।
जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो कुछ मत करिए, एन का जो दिल करे वैल्यू रखते जाइए, अपने आप पता चल जाएगा। जैसे करा एन का मतलब इसको 11 से कटवाना है, तो ये बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो एन एक विषम संख्या होना चाहिए। चलिए रख के देख लेते हैं। मान लीजिए 1 रखा तो 10 की पावर 1, 10 में से 1 गया 9 आ गया, 9 11 से कटने वाला नहीं है। जब एगो नहीं कटेगा तो आगे क्या कटेगा, तभी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा तो आंसर हर बार कटना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अगर सम संख्या आप रखते हैं, मान लीजिए 2 रख रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में 1 जाएगा 99, कट जाएगा। अगर मान लीजिए 1 रख रहे हैं तो 10 में से 1 गया, सम संख्या रखना है ना, तो फिर आपको आगे रखना पड़ेगा, तो भी सम संख्या वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे इसका तरीका होता है, मैं बता देता हूँ। देखिए कभी भी इस तरह से रहे 10 की पावर n माइनस 1, तो इसमें होता है a की पावर n माइनस b की पावर n, किससे किससे कटेगा। तो n दो केस में, एक बार सम हो सकता है, तो जब ये सम होगा तो आप करिए क्या, कोई फार्मूला मत याद रखिए, सम करा तो आप n का वैल्यू 2 ले लीजिए, और इसको जब आप सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस। मतलब कभी भी a की पावर n माइनस b की पावर n रहे, ये फॉर्मेट में कभी भी रहे, तो वो a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा, यानी दोनों का जोड़ से भी कटेगा। मान लीजिए यहाँ 3 यहाँ 4 रहता, तो 4 3 7 से भी कटता, उसका डिफरेंस से भी कटता। लेकिन अगर विषम रहेगा n, अगर n विषम रहेगा तो विषम के लिए आप छोटा वैल्यू ले लीजिए 3, तो a क्यू माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बाहर में फैक्टर कौन बना, तो a माइनस बी से कटेगा। अगर आप 1 भी लेते हैं ना तब भी डायरेक्ट a माइनस बी आता। तो अगर ये विषम है तो a माइनस बी से हमेशा कटेगा, और अगर वो सम है तो a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े अब। इसको पढ़िए। कह रहा इसको गुना करके बताइए कितना होगा, है ना। अगर आप गौर से देखिएगा माइनस पावर कभी भी दिख जाएगा ना, तो आप करिएगा क्या, उलट दीजिएगा। तो a की पावर माइनस 1/8 का मतलब क्या हो रहा है, 1/a की पावर 1/8। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। और इसको उसको जब मिलाइएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब 1/8 की पावर 2 करिएगा तो 2 चौके 8, 1/4 बनाएगा। तो a की पावर 1/4 माइनस 1/a की पावर 1/4 हो जाएगा। फिर जब आगे बढ़िएगा तो ये प्लस है, तो फिर से प्लस और माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की पावर 1/2 माइनस 1/a की पावर 1/2। अब फिर वो लगा हुआ है, तो फिर हो जाएगा a माइनस 1/a, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल। डिटेल्स कर दें, ठीक है, डिटेल्स इसको कर देते हैं। समझिए, a की पावर 1/8 है और प्लस है 1/a की पावर 1/8, इसी को समझिए पहले। और ये है a की पावर 1/8 और माइनस 1/a की पावर 1/8। आप इसको थोड़ा देर के लिए क्या समझिए, a समझिए। तो अगर आप थोड़ा देर के लिए इसको a समझते हैं, तो एक बार जुटल है एक बार घटल है, सेम चीज तो है। तो इसका फॉर्मूला होता है ना a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर ऐसे करिएगा। तो जब पावर ओवर पावर गुना करिएगा तो 2 चौके 8, तो 1/4 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से जब करिएगा तो 1 पर कुछ भी करिएगा 1 क्या आएगा, और यहाँ भी 1/4 आएगा। तो यहाँ तक तो आप कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा। फिर इसके जस्ट बाद क्या लगा हुआ है बताइए, इसके इसी के जस्ट बाद मतलब इसी में गुना आपको करना है आगे वाला नंबर से। तो a की पावर 1/4 और प्लस 1/a की पावर 1/4। फिर से वही प्रोसेस चालू, a माइनस बी है फिर से a प्लस बी। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से करेंगे तो अबरी क्या आ जाएगा, अबरी क्या आ जाएगा, a की पावर 1/2 और माइनस 1/a की पावर 1/2। अब फिर जब आगे बढ़िएगा थोड़ा सा तो देखिए क्या लगा हुआ है, a की पावर 1/2 प्लस 1/a की पावर 1/2। अब फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करिएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, हालांकि डायरेक्ट हो जाता है लेकिन थोड़ा सा लगता है कि इसको कैसे बनावे। ठीक है, चलिए इसको देखिए। करा यदि cos x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा।
पहली तो बात ये कि कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी रखिएगा स्क्वायर है सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो आपको सोल्व इसको करना पड़ेगा। तो ये है कॉस एक्स बराबर, आई कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप करिए क्या, इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन की पावर 4x, वहाँ 8 पावर तक जाना है ना आपको, फिर से स्क्वायर कर दीजिए तो इधर हो जाएगा साइन की पावर कितना 8x, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसको अगर गौर से देखिएगा तो साइन की पावर 8 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करेंगे, तो साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। और लास्ट में अगर देखिएगा गौर से, हाँ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तब पावर 4 है ना आ जाएगा, ठीक है। अब बोलिए आगे, अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में होना चाहिए 2ab, तो 2 ए की जगह कितना रखिएगा साइन की पावर 4x और बी की जगह कितना रखिएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो 4 और 2 मिलके 6 थीटा बना देगा। तो एक फॉर्मूला पे सेट है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन की पावर 4x और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा कितना होल स्क्वायर। आगे अगर बढ़िएगा तो साइन की पावर 4x को हम अगेन क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो प्रैक्टिस जब रहिएगा ना तो डायरेक्ट 1 मार के निकल जाइएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है पता हो जाता है कि आंसर ये आएगा। इसको पढ़िए 105, लिखा हुआ है कि 78 cm लंबे तार के टुकड़े को समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूप में मोड़ा गया है। यदि एक बराबर भुजा का आधार से अनुपात 5:3 है तो आधार की लंबाई क्या होगा। देखिए 78 cm को मोड़कर आप अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज आप बना रहे हैं तो यही तार न लपटाया होगा इस तरह से, तो इसका जो परिधि होगा मतलब जो परिमिति होगा वो 78 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, जब ये 78 के बराबर होगा और ये रेशियो बोल रहा है कि आधार बराबर भुजा और आधार से अनुपात है 5:3, तो 2 बराबर भुजा होता है इसमें, तो अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 है, इसको 3 बनाना पड़ेगा। यानी जोड़ के परिमिति कितना होना चाहिए 78, और यहाँ जोड़ के 5 5 10 3 13 हो रहा है, तो 13 को 78 बनाने के लिए 6 से गुना, बस फिक्स हो गया। अगर आधार पूछेगा तो 18 cm, बराबर भुजा पूछेगा तो 30 cm। पूछ रहा है क्या चीज, आधार की लंबाई, तो 18 cm, ठीक है। आगे इसको पढ़िए, किसी संख्या को 11 से गुना करने पर वह 180 से उतना ही अधिक है जितनी कि आरंभ में 180 से कम थी। संख्या बताइए क्या होगा। फिर से इसको पढ़िए, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, पढ़िए, नीचे रहता है ठीक रहता है, हाँ ठीक है, मैंने कि मोबाइल में तो दिखना चाहिए ना, यहाँ तो बड़ा दिख जाता है। अब देखिए कि किसी संख्या को 11 से गुना करने पर, किसी संख्या को 11 से गुना करने पर वह 180 से अधिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या रहा होगा n, इसको आपने कितना से गुना कर दिया 11 से, तो ये ओवरऑल देखा ये जा रहा है कि 180 से ज़्यादा हो रहा है, तो 180 से ज़्यादा हो रहा है तो इसमें 180 घटाएंगे, ठीक ना। अब आगे देखिए पढ़ के क्या कहता है, जितना कि आरंभ में 180 से कम थी, तो शुरुआत में क्या था, ये नंबर 180 से कम था, 180 ही बड़ा था, तो 180 से जितना कम था अभी 180 से उतना ही बड़ा है, यानी दोनों आपस में क्या है बराबर है। सॉल्व करिए, तो 11 में n और 1 n, 12n बराबर 360, यानी नंबर क्या रहा होगा 30, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो इस तरह से आपको कर लेना है कि गुना करने से क्या हुआ, 180 से जितना बढ़ा, शुरुआत में वो नंबर 180 से उतना ही छोटा था, तो शुरुआत में तो 180 बड़ा था इसलिए 180 में घटाएं n,
लेकिन गुना करने पे अभी नंबर बड़ा हो गया तो नंबर में घटाएं 180 और रिजल्ट दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको पढ़िए। हाँ, अब नीचे ही सेट कर दिया गया है। इसको पढ़िए। 3 धावक ए बी सी एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से एक ही समय एक ही दिशा में दौड़ना चालू करता है तथा एक चक्कर लगाने में क्रमशः 42 सेकेंड, 56 सेकेंड और 28 सेकेंड का समय लेता है, तो कितने समय बाद वे तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगा। क्या होगा ना कि बहुत बार घूमते 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 क्या होगा, ज़्यादा चलने वाला 2 चक्कर लगा लेगा तो कम चक्कर चलने वाला एक ही चक्कर लगावेगा, लेकिन मिलेगा। तो कभी भी जब मिलने की बात करें ना, तब मिलन होता है एलसीएम से। एलसीएम से क्या होता है, मिलन होता है। तो आपको एलसीएम इसका निकाल लेना है। तो 42, 56 और 28 का एलसीएम बोलिए कितना होगा। तो अगर मैं 42, 56 और 28 का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम भी थोड़ा सा जल्दी से निकालने के लिए सीखना है। 14 से कट रहा है, 14 दूनी 28, 14 से 56 और 34 42, जिसको काटें उसको साइड कर दीजिए। फिर 4 दू में देखिए 2 से कट रहा है, फिर 3 दू का एलसीएम 6 बन गया, 6 दूना 12, तो 12 चौ 48, सही है ना। बाकी 4 अब 12 4 16 यानी 168 सेकेंड। 168 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, दोबारा मिल जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन, क्या बोले, हाँ तीनों एक जगह मिल जाएगा। तो हर एक 168 सेकेंड के बाद क्या होगा, मिल जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आपको हमेशा एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 168 सेकेंड ही होना चाहिए। तो आप मारेंगे आंसर कौन, डी। आगे बढ़िए, इसको करिए। क्या बोला जा रहा है कि प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, कंडीशन ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन। तो कभी भी यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ है इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी है, और नीचे है एल एक्स प्लस एम वाई बराबर एन है। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ए बटे एल नए बराबर होता है बी बटे एम। और यूनिक में केवल इतना ही लिखा जाता है बस। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करिएगा तो ए एम नहीं बराबर होगा बी एल के, उसको इधर करिएगा तो ए एम माइनस बी एल नहीं बराबर होगा तो उधर जीरो बचेगा, जीरो के। कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर यही कहता नहीं सॉल्यूशन होता है तो क्या करते, ये बराबर और वो नहीं बराबर, और यही कहता अनगिनत सॉल्यूशन होता है अनेक, तो तीनों बराबर। तो बस 3 वो कंडीशन होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। इसको करिए। इसको बनाइए। करा इतना का हल बताइए क्या होगा। अब इसको आप एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। बेहतर होगा कि आप जल्दी से ऑप्शन रख सकते हैं। अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या हो सकता है, 0 रखूंगा तो ये तो पूरा 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/3, 0 रखेंगे तो ये 6/3 नहीं बराबर आएगा, तो 0 वाला तो हो नहीं सकता है। -1 रख के अगर देखिएगा तो कितना आ जाएगा, तो -1 तब -2 अब बटा -1 रखिए 2, अब माइनस यहाँ 1 रखिएगा तो 4/-4, 4/-4। क्या ये बराबर होगा, तो ये तो आ जाएगा कि इधर कितना आ जाएगा, नहीं ना, 1 में 1 जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। क्या उधर 0 आ रहा है -1 रखने पे, तो -1 रखने पे 0 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब रह गया कौन, 5, 5 रखिएगा तो 5 दूना 10 बटा 5 और 3 8, और यहाँ 5 रखिएगा तो 5 में से 3 जाएगा, 2 दूना 4 2, ठीक है। और उधर अगर 5 रखिएगा तो 5 3 8, तो वो आ रहा है -3/4। क्या ये आएगा -3/4, तो 4 एलसीएम लीजिएगा, 4 दूना 8, -3/4 बिल्कुल आ रहा है ये ऑप्शन बिल्कुल। तो हम आए पहले सी से चेक करते गए बी तक, पहले इसी को चेक कर देते, एक ही बार में हो जाता है ना। हम लोग को लगा कि चलो भाई पहला वाला जल्दी नहीं देता, वो पहले वाला देती है। सोल्व भी हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, सोल्व कर दें इसको। ऐसे जब भी एक्स पूछेगा ना तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा फिर सोल्व करने में। इसको देखिए,
इसको पढ़िए। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा? कभी भी आयतन दे दे, ठीक है, कभी भी आयतन दे दे तो उससे भुजा निकालिए। तो आयतन से भुजा आने के लिए क्यूब रूट निकालिए, घनमूल। कभी भी क्षेत्रफल दे दे और भुजा निकालना रहे तो वहाँ स्क्वायर रूट करिए। तो आपको याद के यूनिट चेंज करने के लिए आना चाहिए। आयतन से भुजा के पास आना है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट से भुजा के पास आना है, स्क्वायर से यानी क्षेत्रफल से भुजा के पास आना है तो स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमें कर लेना है। तो अगर आयतन का अनुपात दे रहा है तो भुजा का अनुपात क्यूब रूट निकालिए, 27 का 3 और 64 का 4, तब भुजा निकल गया। अब अगर परिमिति पूछेगा तो यही हो जाएगा, क्षेत्रफल कहेगा तो इसका स्क्वायर करके कर दीजिएगा। तो पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, तो स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 9 और 16, इस तरह से। उसका जरा ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घन के संपूर्ण पृष्ठ 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 तो कांस्टेंट है, तो 6 वैसे भी कट जाना होता है, ठीक ना। तो 6 कट जाएगा, इसलिए मैंने 6 को नहीं लिखा। तो मैंने कहा कि कभी भी भुजा से क्षेत्रफल जाना हो तो स्क्वायर कर दीजिए, भुजा से आयतन जाना हो क्यूब कर दीजिए, खत्म हो गया। हाँ, इसको देखिए। ये क्या बोला जा रहा है इसमें? धातु की बनी गोलाकार गेंद की त्रिज्या 6 cm, इसे गलाकर 3 छोटे छोटे अन्य गोलाकार गेंद में ढाला गया है। गलाकर पिघलाकर कभी भी बनाया जाएगा तो क्या बराबर होता है? आयतन। याद रखिएगा, इनमें से 2 का त्रिज्याएं दिया हुआ है 3 और 4, तो तीसरी का क्या होगा? त्रिज्या नहीं, व्यास पूछ रहा है, ये भी बात को ध्यान में रखना है। तो 3 को इधर बनाया जा रहा है, तो तीनों के जो आयतनों का योग होगा, तो घन का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन भुज क्या होता है? 4/3 पाई। लेकिन मैंने कहा 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, हम उसको क्यों लिखें? सिर्फ आर क्यूब को लिखते हैं, जो बदलता है उसको लिख रहे हैं। तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और तीसरा मुझे नहीं पता है, x का क्यूब। अब वो बराबर होगा बड़का गोला के आयतन के 6 का क्यूब। तो सोल्व करिएगा इसको तो कितना आ जाएगा? 216 में घट जाएगा 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27, 64 27 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 7 4 11 और 6 2 8 और 1 9, सही है। 6 में से 1 जाएगा 5 और इधर 11 में से 9 जाएगा 2, 125 ही आना चाहिए, तभी तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। तो 5 cm। तब व्यास पूछ रहा है ना, तो 5 दूना 10 cm, यानी सी ऑप्शन। इसको पढ़िए। बोला क्या जा रहा है कि एक व्यक्ति ऊर्ध्व निरीक्षण, ऊर्ध्व मतलब ऊपर देख रहा होगा, ऊर्ध्व निरीक्षण टावर से देखता है। अच्छा, एक कार समान गति से टावर से देखता है, मतलब आदमी ऊपर होगा, नीचे टावर चल रहा होगा, गाड़ी टावर की तरफ आ रही है। तो 30 से 45 डिप्रेशन कोण, डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण को बदलने में उसको 12 मिनट का वक्त लगता है। तो कितनी जल्दी वह कार निरीक्षण टावर तक पहुंच जाएगा? देखिए, टावर पर कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ बैठा हुआ है तो मैंने क्या बोला था, जहाँ आदमी रहेगा वहीं एंगल बनेगा। तो एंगल यहाँ बनेगा तो यहाँ तो अवनमन बनेगा, और मैंने बोला था कि अवनमन उन्नयन कोण के बराबर ही होता है, तो अवनमन के चक्कर में क्यों पड़े? तो एंगल हमेशा नीचे आप बनाइए, ठीक ना। तो पहले वो कितना बना रहा था? 30 डिग्री, अब बाद में क्या हो गया? 45 डिग्री। तो 30 से 45 होने में 12 मिनट का टाइम लगता है। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये नहीं पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, इसका एगो सुंदर सा टेक्निक हम आपको बताते हैं, ठीक है। 1-2 बात जो कि ध्यान में रखना है। कभी भी 30 और यहाँ 60 दे दे और ये वाला पूछ दे, याद रखना है 30 से 60 जाके रहेगा तो जितना ही रहेगा उसका ये आधा होता है और आधा का √3 हो जाता है। अगर ये 12 रहता तो 6 होता है, 6√3 होता, फिक्स है। 30 से 60 रहेगा तब याद क्या रखना है आपको, मैं लिखा ही देता हूँ यहाँ पे। कभी भी ऐसा फिगर आपको दिख जाए, मान लीजिए यहाँ 30 से यहाँ 60 है, डायरेक्ट ये 10 दे दिया, टावर की हाइट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ये 5 हो जाएगा, ये 5√3 हो जाएगा, ठीक। या आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन अगर 30 से 45 कभी आपको आना रहेगा, जैसे यहाँ है भी 30 से 45 हो या 45 से 60 हो, दोनों में सेम लॉजिक।
तो 30 से 45 अगर आपको आना रहेगा तो आप करिएगा क्या, पहले इसका आधा करिएगा, आधा मतलब फिर जितना किए उसमें प्लस करिए, 6√3। जैसे मान लीजिए यहाँ 16 रहता तो ये था 8 + 8√3। अगर यहाँ 26 रहता तो 13 + 13√3। और अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये पूछेगा तो ये भी वही हो जाएगा। लेकिन देखिए मुश्किल वाली बात ये है कि रूट में ऑप्शन नहीं है, पॉइंट में है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ये आपको सोल्व कर लेना। कैसे सोल्व करिएगा, तो इसमें 6 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 1 + √3 का वैल्यू 1.732, तो 1 1 2, तो ये आ जाएगा 6 गुना 732 को गुना करिए, 6 दूना 12, बाकी 1 छोटी 19 और 27 छकम 62 से 162 है, 1 163, सही है ना। तो 16 मिनट और सेकेंड में बदलेगा तो फिर से 60 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 16 मिनट 23 सेकेंड आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, 60 से गुना करिएगा तो लगभग इतना आ जाएगा 52। तो 30 से 45 रहे या 45 से 60 रहे, वो वाला याद रखना है। 5 cm त्रिज्या के वृत्त में ABCD 2 समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 8 cm है और 6 cm है। जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगा, केंद्र के विपरीत तरफ है। तो दो तरह से रहता है, एक तो केंद्र के एक ही साइड रहेगा दोनों जीवा, या विपरीत साइड रहेगा। इसमें बोल रखा है कि विपरीत साइड है। तब मान लिया जाए कि एक सर्कल होगा। अगर ये सर्कल होगा तो इसमें 2 जीवा है, एक जीवा की लंबाई कितना है 8 और 6, तो ये मान लीजिए 8 cm का रहा होगा और दूसरा छो रहा होगा थोड़ा सा छोटा, ठीक ना। तो अगर ऐसा रहा होगा तब गौर क्या करना है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड बाइसेक्ट होता है ना। कॉर्ड क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। अब समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर ये पूरा 8 है तो कितना कितना हो जाएगा, आई 6 है तो 3 3 हो जाएगा। त्रिज्या कितना दे रखा है, अच्छा त्रिज्या 5 है, तो ये 5 है, 4 है तो 3 होना चाहिए। ये भी तो त्रिज्या का काम करेगा ना। तो ये 5 है, 3 है तो कितना होना चाहिए 4। तो दोनों जीवा के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, तो आसान था। आगे बढ़िए। इसमें क्या बोला जा रहा है, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बनाया हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाह्य परिधि का अंतर 132 मीटर है। अगर ऐसा है तो उसकी चौड़ाई पूछ रहा है क्या होगा। चौड़ाई मतलब r - r। आप थोड़ा सा फिगर से समझ लीजिए, इस तरह से फिगर रहा होगा, अंदर वाला छोटी आर, बाहर वाला बड़ी आर। तो ये जो चौड़ाई आप पट्टी का देख रहे हैं ये होता है r - r। ये कितना के बराबर होता है, r - r के बराबर। तो ये बोल क्या रहा है कि पथ के आंतरिक और बाह्य परिधि का जो अंतर है वो 132 है। तो बाहरी परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R, और अंदर वाला परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r। दोनों में 132 का अंतर है, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, आप पाई की जगह 22/7 लिख दीजिएगा। ये 132 के बराबर 22 छक 32 से हो जाएगा, और 2 से 2 तिया 6, तो r - r हो जाएगा 7 21 मीटर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए 115 नंबर, कल हो जाएगा खत्म। एक कंप्लीट सेट आपको बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं। सेट का पूरा क्वेश्चन पूरा समझना है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। कहता है एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। कभी भी जीवा त्रिज्या के बराबर रहे, अंदर में समबाहु त्रिभुज बनता है। एंगल पूछेगा सेंटर पे तो 60 डिग्री, परिधि पे तो 30 डिग्री। मैं बना देता हूँ इसको। जैसे ये सर्कल है, अगर ये सर्कल रहा होगा तो ये बोल क्या रहा है कि जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी ये है जीवा और त्रिज्या के बराबर है, यानी ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये भी तो आर होगा। तो तीनों आर मतलब समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज तब प्रत्येक एंगल का डिग्री। तो आपसे पूछ क्या रहा है, जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण। तब वृत्त के एक बिंदु पर कहीं बनेगा, तो
तो अगर केंद्र पर 60 बन रहा है तो वृत्त के कहीं भी बनाएगा वो एक बिंदु पर, तो इसका आधा बनता है 30 डिग्री, यानी आपको 30 मारना है, ठीक ना। इसको देखिए, इसको अगर आप देखिएगा टाइम, अच्छा एक क्वेश्चन इसको देख देते हैं। हाँ इसको पढ़िए। कह रहा है समीकरण इतना के मूलों का अंतर एक है तो कौन सा रिलेशन सही होगा। देखिए ये जो समीकरण है इसमें पहले एबीसी करिए, तो ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक, अब बी अगर मैं आपसे पूछूं तो माइनस एल है ना एक्स का कोफिशिएंट, और सी बराबर एम होगा। दो चीज़ हमेशा पहले नंबर निकालिएगा, दो ही चीज़ निकालिएगा, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस प्लस यानी एल हो जाएगा डायरेक्ट, और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए यानी एम बटा एक यानी एम हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि मूलों का अंतर एक है, यानी अल्फा माइनस बीटा कितना है, एक है। तो आपको करना क्या है, इसका होल स्क्वायर कर देना है, इधर भी स्क्वायर लगा देना है और इधर भी स्क्वायर लगा देना है। जैसे ही आप स्क्वायर लगाइएगा तो क्या आएगा बताइए, आप अगर स्क्वायर लगाइएगा तो क्या होगा, ठीक है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बोलिए, वो सब फार्मूला नहीं काम चलेगा। फार्मूला हमें वो लगाना है जो इसका यूज करे, अल्फा प्लस बीटा भी काम करे उसमें और अल्फा इंटू बीटा भी काम करे। तो हमें इसका दूसरा फार्मूला सोचना होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। वो फार्मूला क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इस तरह से करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एल है तो एल स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा कितना है एम, तो 4m हो जाएगा, है का वो रिलेशन में। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4m प्लस 1, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इस टाइप से कल होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है आप लोग भी बताइए कमेंट करके, है ना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बंद हुआ।